साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। आज 21 अप्रैल है। 21 अप्रैल को हमारे देश में नेशनल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। लोक सेवा वह कार्यपालिका है, वह व्यवस्था है, वह शासन प्रणाली है जो सतत प्रवाहमान रहती है। दो तरह की कार्यपालिकाएं होती हैं, एक राजनीतिक कार्यपालिका, एक प्रशासनिक कार्यपालिका है। राजनीतिक कार्यपालिका अस्थायी होती है। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के लिए चुनाव होते हैं और हर देश में ये अपनी अलग अलग व्यवस्था है। आज हम भारत देश की बात करेंगे। भारत में राजनीतिक कार्यपालिका सामान्य तौर पर 5 वर्ष के लिए चयनित होती है। 5 वर्ष पूरे होने के बाद पुनः निर्वाचन होते हैं, लेकिन इन चुनावों के दौरान शासन सत्ताएं बदल जाती हैं, लेकिन लोक सेवाएं अपने कार्य में सतत लगी रहती हैं। इसी कार्य को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे कि लोक सेवाओं का उद्भव कब, कैसे और क्यों हुआ। प्राचीन काल से लेकर के अब तक लोक सेवाओं का विकास कैसे हुआ। ब्रिटिश शासन काल में लोक सेवाओं की नींव कैसे पड़ी और वर्तमान आधुनिक युग में लोक सेवाओं की भूमिका कैसे बदल गई है। लोक सेवाओं की 21 अप्रैल का लोक सेवाओं के क्षेत्र में क्या महत्व है और यह 21 अप्रैल को ही लोक सेवा दिवस क्यों मनाया जाता है। देश हमारा आजाद हुआ और जो हमारे यहाँ की इंडियन सिविल सर्विसेज ब्रिटिश शासन काल में ICS इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से जानी जाती थी। देश की आजादी के पश्चात यह इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS में बदल गई। आजादी के बाद जो IAS प्रोबेशनर थे, 21 अप्रैल को देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने IAS भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों को अपना संबोधन दिया और कहा कि लोक सेवाएं, भारतीय लोक सेवा इस्पाती फ्रेम है, स्टील फ्रेम है। अगर ये मजबूत रहेगी तो राष्ट्र निर्माण बेहतर तरीके से हो सकेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इसको स्टील फ्रेम, लोक सेवाओं को स्टील फ्रेम कहा। वास्तव में सिविल सेवा एक नौकरी ही नहीं है, अपितु यह राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी है। सिविल सेवाओं के पास राष्ट्र निर्माण का, नीति निर्माण के रूप में, समाधानकर्ता के रूप में, जागरूकता के रूप में, जवाबदेहिता के रूप में बहुत बड़ी जिम्मेदारी सिविल सेवाओं के पास है। इसलिए सिविल सेवाओं के लिए व्यवस्थित तरीके से एक प्रशासनिक ढांचा, व्यवस्थित तरीके से सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, नियम, अनुशासन, यहां तक कि संविधान में भी व्यवस्था की गई है। हम प्राचीन काल की बात करें तो सबसे प्राचीन सभ्यता काल में सिंधु घाटी सभ्यता, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था, सिंधु घाटी की सभ्यता बहुत ही विकसित सभ्यता मानी जाती है। यह एक प्रकार की नगरी सभ्यता थी। इतने सुंदर तरीके से नगर का नियोजन किया गया था, इतनी बढ़िया टाउन प्लानिंग थी, जिससे प्रतीत होता है, विदित होता है, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समय भारत में एक संगठित प्रशासनिक प्रणाली थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो बड़े नगर मिले, वहां की जल निकासी सिस्टम्स, सड़कें और जो प्रकाश की व्यवस्था थी, यह बताती है कि प्रशासनिक व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित थी। जिस तरह आज नगर निगम, पूरी जो शहर के क्षेत्रों की जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, आम जनता के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, वह सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी मौजूद थी। आगे बढ़ते हैं, जब वैदिक सभ्यता आती है, वैदिक सभ्यता जिसमें उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की जानकारी संबंध में हमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में मिलता है। राजाओं का शासन भी शुरू हुआ और सभा और समिति जैसे लोकतांत्रिक सिस्टम भी डेवलप हो गया। इसी सभा और समितियों के माध्यम से राजा, जो राजन थे, वो निर्णय लेते थे। अथर्ववेद में सभा और समितियों की बड़ी प्रशंसा की गई है और इससे ब्रह्मा की 2 पुत्रियां कहा गया है। तो सभा समिति बड़ी ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के रूप में चयनित थी और यह जो राजा थे, उनको प्रशासकीय कार्य
करने में सहयोग प्रदान करने के। आगे जो महाजनपद कहलाता है 600 ईसा पूर्व से लेकर 322 ईसा पूर्व तक, उस समय भी प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में अमात्य, राजयुक्त, आयुक्त ऐसे नाम प्रचलन में थे। मौर्य युग आता है, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री चाणक्य, जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध पुस्तक लिखी जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है, उनकी पुस्तक इकोनॉमिक्स जो पूरे प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में चर्चा करती है, इस पूरी प्रशासनिक व्यवस्थाओं का व्यवस्थित तरीके से विभाजित करती है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का निर्धारण करती है। तो चाणक्य बड़ी फेमस उनकी किताबें थी। आगे भी देखते हैं, दिल्ली सल्तनत के समय हो, दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी का जो खिलजी प्रशासन आता है, तो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण थी। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की टोकन करेंसी जो सांकेतिक मुद्रा, वो भी बहुत फेमस थी। मुगल काल में अकबर के समय की जो मनसबदारी और राजस्व प्रणाली, टोडरमल की राजस्व प्रणाली जो कि आज भी प्रचलित है, इस तरह भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाएं और लोक सेवाओं का इतिहास देखने को मिलता है। लेकिन जो आधुनिक लोक सेवाओं का इतिहास है वह ब्रिटिश शासन काल में इसको देखने को मिलता है। ब्रिटिश शासन काल में इसे ICS के नाम से जाना जाता है। ब्रिटिश शासन काल में जब ईस्ट इंडिया कंपनी का दौर आया है, ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे यहाँ की जो सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। 1765 में बंगाल की दीवानी मिल गई और बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाने से टैक्स वसूली का अधिकार भी ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। यहीं से सिविल सर्विस की पहली नींव पड़ती है। 1765 में बंगाल की दीवानी का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त होने से यहाँ के जो टैक्स व्यवस्था, राजस्व व्यवस्था पर इंटरफेयर करने का और उसको वसूली करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को मिल जाता है। यहीं से सिविल सर्विसेज की पहली नींव पड़ती है। आगे लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में कॉर्नवालिस कोड आता है और कॉर्नवालिस कोड में न्यायपालिका, राजस्व, पुलिस के संबंध में विस्तृत व्याख्या की गई और कार्यों का निर्धारण भी किया गया। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए। 1833 में अधिनियम बनाया गया, जो परीक्षाएं हो में किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। यहीं से जाति, धर्म, लिंग का जो भेदभाव था वो खत्म करने का प्रयास किया गया और प्रतियोगी परीक्षाओं की नींव भी पड़ गई। लेकिन वास्तव में प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा सिविल सेवाओं के चयन, मेरिट के आधार पर चयन करने की जो प्रणाली थी वो 1853 में शुरू हुई और सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय थे जो ICS में चयनित हुए। प्रशासकीय व्यवस्था आगे बढ़ी और 1919 के अधिनियम में, 1935 के अधिनियम में भारतीयों को ज्यादा भागीदारी भी मिली। देश के आजाद होने के पश्चात वर्तमान में 3 अखिल भारतीय सेवाएं हैं और जिन्हें IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस और इंडियन फॉरेन सर्विस, ये व्यवस्थाएं हैं। और ये सब इन परीक्षाओं को कंडक्ट करने का अधिकार हमारे संवैधानिक रूप से, जो हमारे संविधान का अनुच्छेद 315 से 323 तक है, इसमें संघ स्तर पर, केंद्र स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग है और राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग है, जो निष्पक्ष तरीके से इस भर्ती प्रणाली को कंडक्ट करते हैं और एक मेरिट के बेसिस पे सिविल सेवकों की नियुक्ति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि भारत में जो सिविल सेवाओं की परीक्षाएं होती हैं वो बड़ी निष्पक्ष, पारदर्शी और काफी कठिनतम परीक्षाओं में से काफी मेहनत करके मेधावी लोग इस परीक्षा को चयनित करते हैं, परीक्षा में पास होते हैं। तो इस तरह का ये भारत में लोक सेवाओं का इतिहास था। वर्तमान समय में युग बदल रहा है, समय बदल रहा है। देश की आजादी के पश्चात हम विकासशील अर्थव्यवस्था में थे और विकासशील अर्थव्यवस्था के दौरान भी हमारे देश में प्लानिंग कमीशन आया, पंचवर्षीय योजनाएं आई, पंचायती राज सिस्टम आया, स्थानीय प्रशासन को मजबूत किया गया। और जो
हमारे देश का जो संविधान है, तो देश के संविधान में कल्याणकारी राज्य जो हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, डीपीएसपी है, 36 से 51 तक का जो प्रावधान है, उसमें एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी गई है और उसमें एक प्रावधान दिए गए हैं जिसमें बताया गया कि राज्य का जो दायित्व है वो समाज के प्रति, अर्थव्यवस्था के प्रति, समाज के नागरिकों के प्रति, कमजोर लोगों के प्रति, महिलाओं के प्रति राज्य का दायित्व क्या होगा, वो प्रशासन अपनी इसमें किस प्रकार की भूमिका अदा करेगा, ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिए गए और संविधान में ऐसी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। मौलिक अधिकार हमारे नागरिकों को दिया गया है और इन मौलिक अधिकारों के संरक्षण का दायित्व भी हमारे सिविल सेवक को है, लोक सेवक को है। दुनिया बदल रही है, हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत के रूप में हो जाएगा। इंटरनेट का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का जमाना है और ऐसे ऐसे टूल्स लोक सेवकों के हाथ में आ गए हैं और ऐसी जिम्मेदारी भी आ गई है कि प्रशासनिक व्यवस्था को सरल, सुगम और समाधान कारक बनाया जाए ताकि आम जनता को प्रशासनिक व्यवस्था पर भरोसा हो और लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो। संविधान में प्रावधान भी किया गया है। अनुच्छेद 312 में कहा गया है कि राज्यसभा यदि लगता है कि अखिल भारतीय सेवाओं की जरूरत है तो राज्यसभा के द्वारा ऐसे प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जाएगा और ऐसे अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करने का प्रयास भी किया गया है। लोक सेवाओं के संरक्षण के लिए संविधान का अनुच्छेद 311 है। अनुच्छेद 311 के द्वारा लोक सेवाओं का आरक्षण है। तो इस तरह हमारे भारतीय प्रशासन में, भारतीय सामाजिक प्रशासनिक राजनीतिक व्यवस्था में सिविल सेवकों का इतिहास और इसके महत्व को हम देख लिया है। तो आज की इस महत्व को हमने समझा है और हम ऐसी आशा करते हैं, ऐसी शुभकामनाएं देते हैं कि सिविल सेवकों की जो भूमिका हमारे देश को, समाज को, राष्ट्र को विकसित करने और कल्याण करने में जो भूमिकाओं के संबंध में संविधान और समाज की जो अपेक्षाएं वो पूरी करने में अग्रसर हो रहे हैं और अग्रसर होंगे। जय हिंद, जय भारत।